दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हमारे YouTube चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा एक नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, जो आपका होता है क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9, जो आपका होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना है। लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है इस चैप्टर का, और हर एक लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही में कह सकते हैं 4 या 5 दिन में चैप्टर पूरी तरीके से आपका समाप्ति भी हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, जिसमें आप लोग को 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक, ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे यानी कि 1 दिसंबर रात 12 बजे तक है। उसके बाद अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों का पेमेंट अलग अलग करके आपको देना पड़ेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तब इसमें आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेगी मैं आपको बता दूँ, फिर ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही में आपको फिजिक्स के भी सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। साथ ही में केमिस्ट्री के भी सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। ठीक, नहीं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर्स नोट्स। प्लस में और आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ऑल चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे, प्लस में आपको इन सभी यानी कि बायोलॉजी के भी, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, विद सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, उसका सोल्यूशन PDF भी आपको मिलेगा वहाँ पर। और उसके बाद में आपको हिंदी और इंग्लिश के भी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन सभी का आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि क्लासेस तो मिलेंगी ही, साथ ही में उनका भी PDF भी मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा गया है, तो जिसे भी ज्वाइन करना आज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज ये ऑफर आप लोगों को लिए दिया गया है, जिसमें आपको 100 रुपये में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, तो आज रात 12 बजे से पहले आप लोग इस ऑफर को ले सकते हैं। अगर आप लोग कल इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको चार्ज 150 देना पड़ेगा। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आज के लिए ऑफर है, आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मैसेज करना, मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूँगा। आप लोग देख लेना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है उसे पूरी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 होता है उसका नाम क्या है, जैसा कि आप लोग देखेंगे तो इसमें लिखा गया है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश है, तो उसमें लगातार जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि होने के साथ में जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो तो उतने ही हैं, यानी कि निश्चित ही हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें अपने भारत देश को, तो वो तो निश्चित है, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसे बढ़ती हुई जनसंख्या को जीवित रहने के लिए क्या खाने की आवश्यकता होगी, यानी कि कह सकते हैं भोजन की आवश्यकता होगी। तो उस भोजन की पूर्ति के लिए, जैसे मान लीजिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हम लोग को जो भोजन होगा उसे अधिक मात्रा में बनाना होगा। तो उस भोजन के उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है, उसकी कार्यनीतियों को ही हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से जो आपका खाद्य उत्पादन होता है उसमें वृद्धि की जा सकती है, उसकी कार्यनीतियों को इस चैप्टर के अंतर्गत पूरी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या चीज़ इसमें लिखी गई है उसे समझ लीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है वो कम पड़ने लगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत लगातार हो रही है, बहुत तीव्र गति से हो रही है, जिसकी वजह से जो आपके खाद्य आवश्यकताओं को जो पूरा करने वाले संसाधन थे वो कम पड़ने लगे। यानी कि मान लीजिए खेत में, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हमारी फसल उगाई जा रही है, तो होता है कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो बहुत लोग घर बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, खेत आपके जो होंगे वो हट जाएंगे। तो खेत जब कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो आपकी फसलें होंगी वो कम खेतों में लगेंगी, तो फिर क्या होगा कि उससे क्या होगा, उत्पादन आपका कम हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से हम लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग जितनी भी जनसंख्या है उसका हम लोग भरण पोषण कर सकें, तो उसके लिए हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले उनकी कार्यनीतियों को ही हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस कारण जो मानव है, मानव को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नई कार्यनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता हुई। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण जो आपकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्राकृतिक संसाधन थे वो कम पड़ने लगे, और इस कारण को पूरा करने के लिए जो मानव था उसे खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई नई कार्यनीतियाँ को अपनाने की आवश्यकता पड़ी, और इन आवश्यकताओं को ही हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट लिखा गया है वो आप लोग समझ लीजिए कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालन एवं पादप प्रजनन से संबंधित विभिन्न जैविक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो पशुपालन भी अच्छे तरीके से समझेंगे, पादप प्रजनन भी अच्छे तरीके से समझेंगे, किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में, पूरी तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे। ठीक, अगला पॉइंट आपका है कि भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या खाद्य आपूर्ति करने के लिए विभिन्न नई तकनीकों जैसे पादप ऊतक संवर्धन और साथ ही में आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि का उपयोग व्यापक पैमाने पर करना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि भविष्य में अगर ऐसी जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, खाद्य आपूर्ति करने के लिए हम लोग नई नई तकनीकों का इजाज करना पड़ेगा, जिसमें आपका हो जाएगा एक पादप ऊतक संवर्धन और साथ ही में आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ये भी हम लोग चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पशुपालन के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग इसे समझेंगे, आप लोग वीडियो के साथ बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में वीडियो को सब्सक्राइब कह सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ को जानने के लिए। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो पशुपालन होती है उसकी परिभाषा के बारे में, यानी कि जो परिभाषा किस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं के पोषण, आवास, उत्पादन क्षमता तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। यानी ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो पशु होते हैं उनके पोषण के बारे में हम जो लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, आवास के बारे में, साथ ही में उत्पादन क्षमता क्या है उनकी, उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही में प्रजनन का अध्ययन ही किया जाता है। जो आपका ये विज्ञान की जो शाखा होती है उसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। तो अगर आपको परिभाषा देखनी है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अपनी कॉपी में से चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पशुपालन होता है इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है पशुपालन करने का। तो उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई सबसे पहले उसे समझ लीजिए। तो पशुपालन का अर्थ होता है पशुओं का देखभाल करना। ठीक, पशुपालन का अर्थ यही होता है कि पशुओं का हम लोग देखभाल करेंगे। और पशुपालन का और क्या अर्थ होता है उसे समझ लीजिए। पशुपालन जो होता है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसमें जैसे गाय, बकरी, भैंस, भेड़, सूअर तथा ऊँट आदि को पाला जाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। जो आपका मछली होता है उसका पालन भी कर सकते हैं, अपनी कह सकते हैं खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। मत्स्य पालन के साथ साथ हम लोग मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, मोती संवर्धन आदि भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी जो आपकी आती हैं वो सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं पशुपालन के अंतर्गत ही आ जाती हैं। तो ये चीज़ हो गई पशुपालन के जो आपके अर्थ था वो समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पशुपालन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है उसे हम लोग समझते हैं, यानी कि पशु को पालने का हमारा क्या उद्देश्य है उसके पीछे का, उसे हम लोग समझते हैं। वैसे तो आपको पता होगा पशु पालने का सबसे मेन उद्देश्य हमारा यही होता है कि जो आपके खाद्य संसाधन होते हैं उनकी आपूर्ति करने के लिए ही इनको कह सकते हैं, जो खाद्य संसाधन होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए ही इन्हें पाला जाता है। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग खाद्य संसाधन में क्या क्या चीज़ें की पूर्ति होती है, जैसा कि आप लोग जानते हो गाय पाला जाता है। तो गाय से क्या होता है, हमको दूध की प्राप्ति होती है। मुर्गी पालते हैं जिसकी वजह से हमको क्या होता है, अंडे की प्राप्ति होती है, साथ में मांस की प्राप्ति होती है। तो ये सारे क्या है, खाद्य संसाधन को पूर्ति करने वाले ही कारक हैं। ठीक, तो जो पशुपालन का उद्देश्य होता है उसे हम लोग समझते हैं। तो पशुपालन का उद्देश्य है कि मनुष्य के लिए खाद्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। हमें दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, खोया, शहद, अंडे तथा मांस आदि जैसी खाद्य पदार्थ पशुपालन से ही प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि जो आपका दूध होता है वो गाय भैंस से मिलता है, दही भी आपका दूध से ही बनता है तो वो भी आपका इसी प्रकार से हो गया, मक्खन भी आपका दूध दही से बनेगा, पनीर भी आपका दूध से बनता है, घी भी आपका इसी प्रकार से बनता है, खोया हो गया चाहे शहद हो गया तो हम लोग जो मधुमक्खी होता है उसका पालन करके हम लोग शहद का प्राप्ति करते हैं। अंडे के लिए हम लोग कह सकते हैं मुर्गी का पालन करते हैं, साथ ही में मांस के लिए भी हम लोग इनका पालन करते हैं। और ऐसे ही अनेक और भी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग पशुपालन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इन पदार्थों में उत्पन्न प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनके जो चीज़ें जो होती हैं इसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, वसा पाई जाती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका पशुपालन होता है उसका तथ्य क्या होते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं और उसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पशु प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका होता है एनिमल ब्रीडिंग। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो तथ्य क्या होता है पशुपालन का उसे समझिए। भारत तथा चीन में लगभग 70% से ज़्यादा पशुधन है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो पशुपालन है वो सबसे ज़्यादा भारत और चीन में होता है, जो आपका 70% के करीब करीब होता है। भारत व चीन का कुल फार्म उत्पाद पूरे विश्व का 25% भाग बनाता है। यानी कि जो फार्म उत्पाद होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे डेयरी वगैरह सुना होगा आपने, दूध डेयरी, तो उसी प्रकार से जो फार्म उत्पाद होते हैं पूरे विश्व का अगर हम लोग बात करें तो 25% भाग भारत और चीन से ही बनता है। ठीक, भारत भैंसों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर हम लोग भैंसों की संख्या की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा भैंसें भारत में पाई जाती हैं। तो उसी के दृष्टिकोण से हमारा जो भारत है वो पहले स्थान पर है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि भारत गौ पशु व बकरियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। यानी गौ पशु यानी गाय और बकरियों की संख्या की दृष्टि से हम लोग बात करें तो हमारा जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट है आपका इसमें कि विश्व में भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत तृतीय स्थान पर यानी कि तीसरे स्थान पर है। और साथ ही में भारत में या कह सकते हैं विश्व में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर, यानी कि दूध का उत्पादन करने में जो आपका भारत है वो प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें कि जो आपका विश्व में अंडे और मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर, यानी कि विश्व में अगर हम लोग अंडे और मछली उत्पादन की बात करें तो आपका भारत जो है, यानी कि हमारा जो भारत है वो आपका अंडे और मछली उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके बारे में मतलब जाननी थी, जो आप लोग जान गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको भी ये नोट्स वगैरह चाहिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगी। ठीक, तो 100 रुपीज़ कॉस्ट है, आप लोग कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आज ही कर सकते हैं तो और अच्छी बात होगी, 12 बजे तक आपको ऑफर मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।